ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। पूरी फिजिकल केमिस्ट्री मुझको करानी है और फिजिकल केमिस्ट्री का कोई सा भी चैप्टर कराने से पहले मैं फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ बेसिक कंसेप्ट पहले कराऊंगा। खास बात, इस समय मैं कोई चैप्टर नहीं पढ़ा रहा हूं, यह कोई पर्टिकुलर चैप्टर नहीं है। इनफैक्ट इस समय जो मैं पढ़ा रहा हूं वह पूरी तरह से 9th और 10th स्टैंडर्ड में पढ़ी और समझी जाने वाली चीज है। लेकिन 9th और 10th स्टैंडर्ड में जनरली हम लोगों की एक रटने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। हम चीजों को समझने के बजाय ने क्रैम करना ज्यादा पसंद करते हैं। शायद हमें उस समय कम सिलेबस की वजह से रटना ज्यादा इजी लगता है और हम सचमुच में चीजों को रट लेते, चीजों को समझते कम है और चीजें नहीं समझी होने की वजह से फिर आगे के इन 11th और 12th क्लास में यह जो हम पढ़ रहे हैं इसमें समस्याएं आने लगती। इस वजह से 11th क्लास का कोई सा भी चैप्टर चालू करने से पहले मैं फिजिकल केमिस्ट्री में इस्तेमाल होने वाले वह सारे कंसेप्ट जो हमने 9th या 10th में पढ़े हैं मैं उनको पहले रिपीट कराऊंगा। मेरे अगले 4 लेक्चर इस बेसिक कंसेप्ट पर ही है। 4 लेक्चर लूंगा मैं, 2-2 घंटे के 4 लेक्चर में मैं वह सब कुछ चीज करा दूंगा और उसके बाद 11th क्लास का जब मैं कोई सा भी चैप्टर चालू करूंगा, जब कोई सा भी चैप्टर पढ़ाऊंगा तो आपको किसी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। मैं कोई टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करूंगा, कोई कंसेप्ट इस्तेमाल करूंगा तो आपका अच्छी तरह से समझा हुआ होगा। देखिए, रिगार्डिंग एन एटम, द फर्स्ट कंसेप्ट for the first time the atom was conceptualized by Dalton. Dalton ने सबसे पहले कहा था। He said that smallest unit of any matter is atom. Atom is the smallest unit of matter. कोई सा भी मैटर है, यदि सबसे छोटा से छोटा, छोटा से छोटा भाग लूं तो सबसे छोटा भाग जो होगा वह एक एटम होगा। एटम can't be further divided into smaller particle. एटम को फर्दर छोटे पार्टिकल्स में तोड़ा नहीं जा सकता। एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर आइडेंटिकल। एक ही एलिमेंट के यदि हम एटम्स को देखें तो वह सभी एटम्स हमेशा आइडेंटिकल होते हैं। एंड एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट। Atoms combine in fixed ratio to form molecules. इस तरह से डाल्टन ने सबसे पहली थ्योरी दी थी। डेफिनेटली यह थ्योरी फेल हो गई। बाद में यह पता लग गया कि एटम को फर्दर डिवाइड करा जा सकता है। एटम में भी एटम से छोटे पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं जो एटम से छोटे होते हैं। एटम को फर्दर डिवाइड करा जा सकता है। लेटर ऑन इट वॉज डिस्कवर्ड दैट एक ही मेटल के एटम अलग अलग हो सकते हैं। लेटर ऑन आइसोटोप्स वेयर डिस्कवर्ड। आइसोटोप्स मीन्स द सिमिलर मेटल हैविंग 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम। इस तरह से डाल्टन थ्योरी फेल हो गई थी। एनीवे, डाल्टन थ्योरी की फेलियर से मुझे कुछ मतलब नहीं है। क्यों वह फेल हुई, किस तरह से, उसके फेलियर से कोई मतलब नहीं है। इधर डाल्टन थ्योरी से मैं सिर्फ एक कंक्लूजन ड्रॉ करता हूं कि एक एटम के एग्जिस्टेंस को सबसे पहले डाल्टन ने कंसेप्चुलाइज करा।
इनफैक्ट उससे पहले कनद ऋषि उसको उसके पहले कंसेप्चुलाइज कर चुके थे, बट द कंट्रीब्यूशन ऑफ कनद ऋषि वॉज नेवर रिकॉग्नाइज्ड बाय इंटरनेशनल कम्युनिटी। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने डाल्टन की थ्योरी को रिकॉग्नाइज करा। कनद ऋषि ने भी सेम थ्योरी दे दी थी, उनने अणु और परमाणु शब्द का इस्तेमाल करा था। एनीवे, मैं उस फाइट में नहीं जाता हूं, अभी मैं इस एटम की चर्चा कर रहा हूं। मैं सबसे पहले एटम को वे करना चाहता हूं। मैं एटम का वजन, कोई सा भी एक एटम है उसका वजन डिटरमाइन करना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू मेजर द वेट ऑफ एन एटम। सबसे पहले मेरे पास पीरियोडिक टेबल में 108 एलिमेंट है और इन 108 एलिमेंट के 250 से भी ज्यादा एटम्स है। अलग अलग आइसोटोप्स को यदि देखें, एक ही एलिमेंट के कई सारे आइसोटोप्स होते हैं, तो 250 से भी ज्यादा अलग अलग तरह के एटम्स हमें पता है। इन सभी 250 एटम्स का मुझे एटॉमिक वेट डिटरमाइन करना है, मुझे एटॉमिक वेट मेजर करना है। अब देखिए, किसी भी मेजरमेंट स्कीम में दो पार्ट होते हैं, एक न्यूमेरिक और एक यूनिट। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई आस्क यू व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस बोर्ड, इस बोर्ड की लेंथ क्या है फ्रॉम हियर टू हियर, यह टोटल लेंथ कितनी है? देन द आंसर इज 8 फीट, 8 फीट। अब आंसर में आप ध्यान से देखिए, दो चीजें हैं, एक तो 8 और एक फिट। दिस 8 is said to be the numeric and this fit is said to be the unit. Now what is the meaning of this 8 fit? FPS system, it's designed by a Britishers. ब्रिटेन के एक म्यूजियम में एक रॉड रखी हुई है और उस रॉड की लेंथ को 1 फीट कह दिया गया है। कह दिया गया है कि इस रॉड के बराबर जो भी चीज होगी उसको 1 फीट कहा जाए। इस रॉड की लेंथ 1 फीट और उस रॉड को, एक उस तरह की रॉड को, उसकी उस लेंथ की रॉड को, उस तरह की 8 रॉड इधर से इधर रखते जाएं और यह पूरा बोर्ड कवर हो जाएगा। We used to say that the length of the board is 8 times the length of that rod. This board is 8 times the length of that rod. Hence, since that rod is 1 foot, so this board is having a length of 8 into 1 foot or 8 feet. यदि मैं आपसे पूछूं कि आपका वजन क्या है, तो आप कहोगे 60 kg। 60 kg. 60 is numeric and kg is unit. Now what does this mean? 60 times 1 kg. Now what is this 1 kg? This MKS system, it's designed by the French people. फ्रांस के एक म्यूजियम में, पेरिस के एक म्यूजियम में एक वेट रखा हुआ है, स्टैंडर्ड वेट। उस वेट को असाइन कर दिया गया है 1 kg। उस वेट को 1 kg असाइन करा है। नो, उस तरह के 60 आइडेंटिकल वेट्स लिए जाए और आपके वेट से कंपेयर करा जाए। नाउ योर वेट वुड बी इक्वलेंट टू 60 such identical weights, which we are calling 1 kilogram. You are 60 times that weight. Hence, your weight is 60 kg. इस चौक का वजन क्या है?
5 ग्राम्स। फ्रांस के एक म्यूजियम में एक ग्रेन रखा हुआ है, पीस ऑफ ग्रेन, उसका वजन 1 ग्राम कहा गया है और यह चौक उस ग्रेन से 5 टाइम्स हैवियर है, हेंस इट्स 5 ग्राम। When I ask what is the volume of air in this room, what is the volume of air in that hall, जहां आप बैठे हुए हो, उस हॉल में एयर जो है उसका वॉल्यूम क्या है? 1000 मीटर क्यूब। 1000 is the numeric and meter cube is the unit. 1 meter cube it's the unit of volume and it's a standard volume, और उसके 1000 गुना उसमें एयर। आई मीन टू से किसी भी मेजरमेंट स्कीम में एक यूनिट होता है और एक न्यूमेरिक होता है। देखिए, किसी भी चीज की मेजरमेंट में वी नीड टू चूज एन अप्रोप्रिएट यूनिट। यदि मैं आपसे इस चौक की लेंथ पूछूं कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस चौक, और आप किलोमीटर्स एक यूनिट ले लो और कहो द लेंथ ऑफ द चौक इज 0.00002 सेंटीमीटर, 0.00002 सेंटीमीटर किलोमीटर्स। नाउ वी यूज्ड टू से, अब इस चौक की लेंथ 0.00002 किलोमीटर कहना, तो वी यूज्ड टू से दिस किलोमीटर इज, ये चाहे जो यूनिट चूज कर दिया गया इस चौक की लेंथ मेजरमेंट के लिए, किलोमीटर यूनिट इट्स नॉट एन अप्रोप्रिएट यूनिट। कुछ ज्यादा ही बड़ा हमने यूनिट ले लिया, बेहतर यूनिट होता आइदर सेंटीमीटर और इंचेस। हम इस चौक की लेंथ कहते 2 सेंटीमीटर और 1.5 इंचेस लाइक दैट। कुछ इस तरह से यदि हम इस चौक की लेंथ बताते तो ज्यादा ठीक रहता। द अप्रोप्रिएट यूनिट इज आइदर सेंटीमीटर और इंचेस। लेकिन यदि मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द लेंथ ऑफ और व्हाट इज डिस्टेंस फ्रॉम आगरा टू बॉम्बे और थ्रू दिस एबी रोड की टोटल लेंथ क्या है? अब एबी रोड की यदि टोटल लेंथ मेजर करना है और हम आंसर दें मिलीमीटर्स में, वंस अगेन दैट इज एन एब्रप्ट यूनिट, कुछ भी चाहे जो यूनिट है। यदि आगरा से बॉम्बे तक की एबी रोड की पूरी लेंथ मेजर करनी है, नाउ द अप्रोप्रिएट यूनिट इज आइदर किलोमीटर और माइल्स, आइदर से 1300 किलोमीटर्स और से सम 800 माइल्स। किलोमीटर या माइल्स उस केस में अप्रोप्रिएट यूनिट होते हैं। व्हाट आई मीन टू से कि किसी भी मेजरमेंट स्कीम में यूनिट अप्रोप्रिएट होना चाहिए। मैं एक एटम को वे करना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू मेजर द वेट ऑफ एन एटम। एटम को वेट करने के लिए सबसे पहले मुझे एक यूनिट असाइन करना, मुझे एक यूनिट डिफाइन करना कंपलसरी है। फिर उस यूनिट के टर्म्स में, उस यूनिट के रेस्पेक्ट में मैं अलग अलग एटम को वे करूं। नाउ व्हाट शुड बी दैट यूनिट? अब एक बात बिल्कुल साफ है कि जब मुझे एटम को वे करना है तो किलोग्राम या ग्राम तो बहुत बड़े यूनिट हो जाएंगे, क्योंकि एटम तो बहुत ही छोटा होता है। इट्स द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द मैटर, मैटर का स्मॉलेस्ट पार्ट है। तो एटम को वे करने के लिए एक अप्रोप्रिएट यूनिट क्या हो? एक बात बिल्कुल साफ है, एटम को वे करने के लिए किसी ना किसी एटम को ही स्टैंडर्ड बनाया जाए, किसी ना किसी एटम को ही रेफरेंस बनाया जाए, फिर उस स्टैंडर्ड रेफरेंस के रेस्पेक्ट में बाकी सभी एटम को वे करा जाए। अब
इसका मतलब है कि मुझे एक स्टैंडर्ड रेफरेंस बनाने की जरूरत है, मुझे एक स्टैंडर्ड रेफरेंस चूज करने की जरूरत है। किसे रेफरेंस बनाया जाए? तो रेफरेंस बनाने के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, सबसे पहले इसे समझा जाए। हमारे पास 108 एलिमेंट हैं और 108 एलिमेंट के 250 एटम्स हैं। इन एटम्स में से किसे रेफरेंस बनाया जाए, किसे स्टैंडर्ड मान लिया जाए? इसके लिए जो स्टैंडर्ड रेफरेंस हो उसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, व्हाट शुड बी द पिक्यूलियरिटीज ऑफ दैट एलिमेंट इन ऑर्डर टू बी अ स्टैंडर्ड रेफरेंस। पहली बात जो रेफरेंस बनने के लिए पहली कैरेक्टरिस्टिक चाहिए, दैट इज 5 बातें हैं जो मैं बताऊंगा। पहली बात, दैट एटम शुड बी वाइडली अवेलेबल इन द नेचर, दैट शुड बी वाइडली प्रेजेंट इन द सराउंडिंग। हमारे चारों तरफ उसकी अवेलेबिलिटी काफी अच्छी हो, हमारे चारों तरफ वह काफी अच्छी मात्रा में मौजूद हो। सेकेंडली, that element should not be very reactive. ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो चाहे जिससे रिएक्ट कर ले, हम नहीं चाहते हैं कि वो रिएक्ट करे, फिर भी वो चाहे जिससे रिएक्ट कर ले, उसको बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं होना चाहिए। तीसरी बात, that element should not be very inert as well. It should not be inert. उसको इनर्ट नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो किसी से रिएक्ट ही नहीं करता, हम चाहते हैं कि किसी से रिएक्ट करे और वो रिएक्ट ही नहीं करे। इनर्ट, ऐसा इनर्ट सब्सटेंस को हम रेफरेंस बनाना नहीं चाहेंगे। चौथी बात, इट कुड बी easily isolated into single gaseous atom। जिसे हम रेफरेंस बना रहे हैं उसका सिंगल गैसियस एटम में आइसोलेशन इजी होना चाहिए, उसको इजीली हम सिंगल गैसियस एटम में कन्वर्ट कर सकें। पांचवी बात, इट शुड नॉट हैव आइसोटोप। उसके कोई आइसोटोप नहीं होना चाहिए। एंड इफ आइसोटोप्स आर देयर, दे कुड बी इजिली सेपरेबल। यदि आइसोटोप्स होते भी हैं तो उनको इजिली सेपरेट करा जा सके। अब देखिए, हम एक एलिमेंट को स्टैंडर्ड रेफरेंस बना देने के बाद उस एलिमेंट से अलग अलग एलिमेंट को रिएक्ट करवाकर उस एलिमेंट का वेट डिटरमाइन करने की कोशिश करेंगे उसके रेस्पेक्ट में। जैसे मान लीजिए, जस्ट इमेजिन, यदि हमने ऑक्सीजन को रेफरेंस माना तो नाइट्रोजन का वेट हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को रिएक्ट करवा के ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में नाइट्रोजन का वेट डिटरमाइन करते हैं। क्योंकि हमारे मेजरमेंट स्कीम में एलिमेंट्स का, एटम्स का एक दूसरे से रिएक्शन कंपलसरी है, इसीलिए हमने स्टैंडर्ड रेफरेंस की रिएक्टिविटी चेक करी है। मैं एक और बार उन 5 बातों को दोहरा देता हूं जिन्हें मैं स्टैंडर्ड असाइन करने से पहले चेक करूंगा। पहली बात, इन ऑर्डर टू बी कॉल अ स्टैंडर्ड एलिमेंट और रेफरेंस एलिमेंट, द एलिमेंट शुड बी वाइडली अवेलेबल इन द नेचर, इट शुड बी वाइडली अवेलेबल इन द सराउंडिंग, उसकी अवेलेबिलिटी काफी अच्छी हो। दूसरी बात, इट शुडंट बी वेरी रिएक्टिव, उसको बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं होना चाहिए। तीसरी बात, इट शुड नाइदर बी वेरी इनर्ट, उसको इनर्ट भी नहीं होना चाहिए। उसको
रीजनेबल डिग्री पर रिएक्टिव होना चाहिए, जब हम चाहें, जिससे हम चाहें रिएक्ट करवाएं। जब हमारी मर्जी होगी और जिससे हमारी रिएक्ट कराने की मर्जी होगी उसी से हम रिएक्ट कराएंगे और तभी रिएक्ट कराएंगे। ऐसा एलिमेंट होना चाहिए। उसका सिंगल गैसियस एटम आइसोलेशन इजी होना चाहिए। इट कुड बी इजिली आइसोलेटेड इनटू सिंगल गैसियस एटम एंड it should not have any isotope. If it have got any isotope, that isotope should be easily separable. Isotopes वैसे तो होने ही नहीं चाहिए, और यदि होते हैं तो कम से कम easily separate हो जाए, अलग अलग कर सके। यह 5 बातें ध्यान रखनी। अब हम इन 5 बातों को ध्यान में रखते हुए जरा अलग अलग एलिमेंट के बारे में सोचते हैं। सबसे पहले क्यों ना हम हाइड्रोजन के बारे में सोचें। क्या हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड रेफरेंस बनाया जा सकता है? नहीं। समस्या, अवेलेबिलिटी तो बहुत अच्छी है। पानी के अंदर यदि हम देखें तो ढेर सारा हाइड्रोजन है हमारे चारों तरफ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इट्स रिएक्टिव, इसकी रिएक्टिविटी हायर साइड में ही कही जाएगी। वो ज्यादा रिएक्टिव होना हमारे लिए समस्या है। ये ज्यादा रिएक्टिव है, जितना हमें रिएक्टिविटी चाहिए उससे ज्यादा। दूसरी मेजर समस्या, इट्स सिंगल गैसियस एटम आइसोलेशन इज नियरली इम्पॉसिबल। हाइड्रोजन का सिंगल गैसियस एटम आइसोलेट करना असंभव है, हो ही नहीं सकता। हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सिंगल गैसियस एटम आइसोलेट नहीं हो पाता। तीसरी मेजर समस्या, इट हैव गॉट आइसोटोप्स एंड दोस आइसोटोप्स आर नॉट इजिली सेपरेबल। आइसोटोप्स होते हैं, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स है ड्यूट्रियम और ट्रीटियम, दे आर द आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, और इन आइसोटोप्स को आप इजिली सेपरेट नहीं कर सकते। इन तीनों समस्याओं के चलते हुए हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड रेफरेंस के रूप में नहीं लिया जा सकता। देखिए, वैसे तो पांचों की पांचों कंडीशन परफेक्टली सेटिस्फाई होना, दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इनफैक्ट फैक्ट तो है कि कोई सा भी पीरियोडिक टेबल का एलिमेंट पांचों कंडीशन को परफेक्टली सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। लेकिन फिर भी हम एक ऐसा एलिमेंट चूज करना चाहते हैं दैट शुड बी वेरी क्लोज टू ऑल अवर कंडीशन, हमारी सभी कंडीशन को सेटिस्फाई करने में काफी क्लोज रहे, हम ऐसा एक एलिमेंट चूज करना चाहते हैं। हम हीलियम को चेक करें, क्या हीलियम हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है? पहली कंडीशन फेल हो जाती है, अवेलेबिलिटी इज अ बिग प्रॉब्लम। उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है, पुअर अवेलेबिलिटी। इट्स अ रेयर अर्थ एलिमेंट। दूसरी बात, इनर्ट, इट्स इनर्ट गैस, रिएक्ट नहीं करता है। हम जब चाहेंगे तब रिएक्शन नहीं करेगा, जिससे हम चाहेंगे रिएक्शन नहीं करेगा। हाँ, मैं यही चीजें डिटेल में आगे डिस्कस करने वाला हूं। मैं यही चीजें डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं कि आखिर हमने ये भी कंडीशन क्यों रखी। सबसे पहले डेफिनेटली हम रिएक्शन करवा के ही एटॉमिक मास डिटरमाइन करेंगे, और चूंकि रिएक्शन करवा के एटॉमिक मास डिटरमाइन करेंगे इसलिए हमें रिएक्टिविटी चेक करने की जरूरत है। और किस तरह से करेंगे वो अभी मैं 15 मिनट नहीं, लगभग 15 घंटे लगेंगे, समझाऊंगा पूरा। लेट्स चेक हीलियम। इनर्ट है, पुअर रिएक्टिविटी, रेयर अर्थ एलिमेंट, अवेलेबिलिटी इज ऑल्सो वेरी पुअर। इस चीज को देखते हुए हम हीलियम को भी स्टैंडर्ड रेफरेंस के रूप में नहीं ले सकते। लिथियम को चेक करा जाए, वेरी रिएक्टिव,
चाहे जिसके साथ में चिपक जाता है, चाहे जिसके साथ में रिएक्ट कर लेता है। आप चाहते हो कि रिएक्ट नहीं करे और किसी के साथ भी रिएक्ट कर लेगा, जो सामने आएगा उसके साथ में रिएक्ट करेगा। सिंगल गैसियस एटम आइसोलेशन इम्पॉसिबल। आप चाहते हो कि एक लिथियम के एटम को आइसोलेट कर लो, आप नहीं कर सकते। आप चाहोगे कि इससे रिएक्ट करे, उसको छोड़ के इससे रिएक्ट कर लेगा। लिथियम को भी रेफरेंस के रूप में नहीं लिया जा सकता। बेरिलियम, वही समस्या जो लिथियम के साथ, पूरी तरह से अनकंट्रोल्ड रिएक्शन देता है। बेरिलियम को भी रेफरेंस के रूप में नहीं लिया जा सकता। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, क्या इनको रेफरेंस के रूप में लिया जा सकता है? नहीं। एक तो इन सभी का सिंगल गैसियस एटम आइसोलेट करना इंपॉसिबल होता है। यदि आप चाहो कि एक ऑक्सीजन का एटम आप अलग कर लो गैसियस स्टेट में, तो नहीं कर पाओगे। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2 मॉलिक्यूल होता है। दूसरा, इनके आइसोटोप्स होते हैं। O16 के साथ में O17 भी होता है, O18 भी होता है। नाइट्रोजन N14 के साथ में N15 भी होता है। इनकी रिएक्टिविटी काफी ज्यादा है। सिंगल गैसियस एटम यदि आपने आइसोलेट कर भी लिया तो रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है। आप जिस तरीके से चाहोगे उस तरीके से रिएक्ट नहीं करेंगे। मैंने जो 5 बातें बताई हैं, इन 5 बातों को ध्यान में रखते हुए हम हमारे पीरियोडिक टेबल के सभी 108 एलिमेंट को सोचे। सबसे फिट और सबसे फाइन तरीके से जो मैच करेगा, दैट इज कार्बन एटम। कार्बन एटम को जब इन 5 बातों पर हम कंपेयर करेंगे, इट्स वेरी क्लोज टू आवर कंडीशन। पहली बात, अवेलेबिलिटी इज नॉट अ प्रॉब्लम, इट्स वाइडली अवेलेबल एवरीवेयर। ढेर सारा कार्बन है, जिस तरीके से आप चाहो उस तरीके से अवेलेबल है। आप प्योरेस्ट फॉर्म चाहोगे तो डायमंड ग्रेफाइट के फॉर्म में अवेलेबल है। आप इम्प्योर फॉर्म चाहोगे तो चारकोल के फॉर्म में अवेलेबल है। आप कंपाउंड्स के फॉर्म में चाहोगे तो जितने भी प्लांट और एनिमल्स हैं, यह सब ऑर्गेनिक कंपाउंड के ही बने हुए। जितने भी लिविंग सब्सटेंस हैं, जितने भी लिविंग सेल्स हैं, जितने भी लिविंग क्रिएचर हैं, ऑल दोस इज ऑर्गेनिक। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, योर स्किन, माई स्किन, एवरी स्किन इज ऑर्गेनिक। कार्बन की अवेलेबिलिटी में कोई समस्या नहीं है। दूसरी बात, रिएक्टिविटी, इट्स नाइदर वेरी रिएक्टिव नॉर इनर्ट। जब चाहोगे, जिससे चाहोगे रिएक्ट करवाओगे। आइदर डायरेक्टली रिएक्ट करवाओगे और इनडायरेक्टली रिएक्ट करवाओगे, लेकिन कार्बन की अच्छी खासी रिएक्टिविटी होती है, जितनी हमें चाहिए। कार्बन सब्लिमेट its isolation into single gaseous atom. It's very easy. सिंगल गैसियस एटम में इजिली आइसोलेटेड हो जाता है। मोरओवर, जब कार्बन को स्टैंडर्ड रेफरेंस के रूप में असाइन करा गया था, उस समय कार्बन के कोई आइसोटोप पता ही नहीं थे। बट लेटर ऑन आइसोटोप्स ऑफ कार्बन वेयर ऑल्सो डिस्कवर्ड। बाद में कार्बन के भी आइसोटोप डिस्कवर हो गए थे। नॉर्मल कार्बन C12 होता है और उसका आइसोटोप C14 भी अवेलेबल होता है। बट सेपरेटिंग द टू आइसोटोप्स ऑफ कार्बन, इट्स वेरी इजी टास्क। कार्बन के 2 आइसोटोप्स को इजीली सेपरेट कर सकते हैं, और आगे चैप्टर में मैं कार्बन के आइसोटोप्स को सेपरेट करने का तरीका भी बताऊंगा। क्योंकि इजीली आइसोटोप सेपरेट हो सकते हैं, इसलिए कोई समस्या नहीं है आइसोटोप के होने से भी। What I mean to say, what I conclude is, carbon is the fittest element. Carbon is the fittest element. सबसे क्लोज, भले ही परफेक्टली सेटिस्फाई नहीं करे, लेकिन काफी हद तक हमारी
सारी कंडीशन को कार्बन सेटिस्फाई करता है और इसीलिए कार्बन को स्टैंडर्ड रेफरेंस एलिमेंट के रूप में एक्सेप्ट करा गया और यह डिसाइड करा गया कि सभी एलिमेंट, सभी एटम का वजन कार्बन के रेस्पेक्ट में डिटरमाइन करा जाए। कार्बन को एक एटम लेते हुए उसको रेफरेंस लेते हुए यूनिट डिफाइन करा जाए, यूनिट असाइन करा जाए। अब यूनिट क्या लिया जाए और किस तरह से लिया जाए? यूनिट कुछ इस तरह से लिया जाए जिससे कि किसी भी एटम का वजन 1 यूनिट से कम नहीं हो। यूनिट कुछ इस तरह से डिफाइन करा जाए कि कोई सा भी एटम, उसका एटॉमिक वेट 1 यूनिट से कम नहीं हो। डू यू नो विच इज द लाइटेस्ट एटम? Definitely all of you know, it's hydrogen. Hydrogen is the lightest atom. और यूनिट कुछ इस तरह से डिफाइन करा जाए कि हाइड्रोजन का वजन भी 1 यूनिट से ज्यादा हो। कुछ इस तरह से यूनिट डिफाइन करा जाए। जो मैं एक नया यूनिट डिफाइन कर रहा हूं, मैं उसे एटॉमिक मास यूनिट AMU कहूंगा। मैं एक नया यूनिट डिफाइन कर रहा हूं वेट मेजर करने के लिए। जैसे मैंने ग्राम डिफाइन करा है, जैसे मैंने किलोग्राम डिफाइन करा है, जैसे मैंने पाउंड डिफाइन करा है, इसी तरीके से मैं वेट मेजर करने के लिए एक बहुत छोटा, एक बिल्कुल नया यूनिट डिफाइन कर रहा हूं। मैं उसे कहूंगा AMU, एटॉमिक मास यूनिट। एंड 1 एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज 1/12th पार्ट ऑफ द वेट ऑफ कार्बन एटम। One AMU, 1 atomic mass unit, it's defined as 1/12th part of the weight of carbon atom. मतलब एक कार्बन एटम के 12 हिस्से कर दिए जाएं, 12 आइडेंटिकल, बिल्कुल बराबर बराबर के 12 हिस्से कर दिए जाएं, तब जो एक पार्ट होगा, उस एक पार्ट को आई विल कॉल इट 1 एटॉमिक मास यूनिट, 1 AMU। और देखिए जरा किस तरह से हम एटॉमिक वेट डिटरमाइन करते हैं। मान लीजिए अब इस कार्बन के रेस्पेक्ट में मुझे, मतलब एक बात बिल्कुल साफ है इधर से, वेट ऑफ कार्बन एटम शुड बी कॉल्ड 12 AMU। यदि एक AMU मैंने ऐसे डिफाइन करा है, 1 AMU is 1/12th weight of carbon atom, means weight of carbon atom should be 12 AMU। अब इस एटॉमिक मास यूनिट में कार्बन के रेस्पेक्ट में मान लीजिए मुझे ऑक्सीजन का वेट डिटरमाइन करना है। मान लीजिए मैं ऑक्सीजन का वेट डिटरमाइन करना चाहता हूं। देखिए मैं कैसे करूंगा। मुझे सबसे पहले कार्बन के साथ बनने वाला ऑक्सीजन का कंपाउंड सोचना होगा, जिसे मैं इजीली ऑब्टेन कर सकता हूं। 2 कंपाउंड होते हैं, एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड CO और एक कार्बन डाइऑक्साइड CO2। कोई सा भी एक कंपाउंड के द्वारा हम करेंगे। CO2 से कार्बन के रेस्पेक्ट में ऑक्सीजन का वजन डिटरमाइन करना ज्यादा सरल है, क्योंकि CO2 स्टेबल कंपाउंड, कार्बन मोनोऑक्साइड थोड़ा अनस्टेबल। अनस्टेबल होने की वजह से मेजरमेंट स्कीम में प्रॉब्लम आ सकती
तो मैं CO2, कार्बन से CO2, कार्बन से ऑक्सीजन के साथ बनने वाला कंपाउंड CO2, उसके द्वारा मेजर करूं। अब सबसे पहली बात, कार्बन के साथ ऑक्सीजन का बनने वाला सबसे स्टेबल जो कंपाउंड है CO2 समझने के, कार्बन डाइऑक्साइड समझने के बाद हम इसका किसी मेथड से सिंपलेस्ट फॉर्मूला डिटरमाइन कर लेते हैं, जो कि मैं बार बार CO2 बोल भी रहा हूं। डिटरमाइन करने से पहले मैंने बोलना भी चालू कर दिया। सबसे पहले एक कंपाउंड सोचा, कार्बन डाइऑक्साइड हमने समझ लिया, उसका सिंपलेस्ट फॉर्मूला डिटरमाइन करते हैं। कई सारे एक्सपेरिमेंट है, कई तरह के एक्सपेरिमेंट है, और इनफैक्ट फिजिकल केमिस्ट्री में हम उन्हीं सब चीजों को पढ़ेंगे। किसी मेथड के द्वारा, किसी तरह से हम कार्बन डाइऑक्साइड का सिंपलेस्ट फॉर्मूला, इंपेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिटरमाइन करते हैं, और वह आ जाता है CO2। हमें यह समझ में आ जाता है एक कार्बन एटम दो ऑक्सीजन के एटम के साथ मिलकर CO2 बनाता है। अब बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, जैसे 1.2 ग्राम्स कार्बन लिया जाए, 1.2 ग्राम्स कार्बन लिया जाए, उसे एक्सेस ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करवाया जाए। 1.2 ग्राम कार्बन लिया, उसको एक्सेस ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करवाया, और कंप्लीट कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करवाया। अब एक्सपेरिमेंटली हम ऑब्जर्व करते हैं कि 1.2 ग्राम कार्बन से कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिले। यदि इस एक्सपेरिमेंट को हम कंडक्ट करें, 1.2 फिक्स वेट ऑफ कार्बन ले, एक्सेस ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएं, ऑक्सीडाइज कराएं, we'll obtain 4.4 grams of कार्बन डाइऑक्साइड। हम यह ऑब्टेन करेंगे, एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा ही करते हैं यह काम सारे। किसी भी तरह से कुछ ऐसे सेटअप लेते हैं कि कार्बन का एक्यूरेट मेजरमेंट कर सकें, CO2 का एक्यूरेट वेट मेजरमेंट कर सकें, और इस तरह से हमने डिटरमाइन कर लिया। अब हम कहते हैं कि 1.2 ग्राम कार्बन से 4.4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिला है, इसका मतलब इसके साथ 3.2 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट करिए। इसका मतलब एक कार्बन एटम का वजन 12 AMU है। 12 ग्राम यदि कार्बन लेते तो वह 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता। इट मींस वेट ऑफ 2 ऑक्सीजन एटम, एक कार्बन 2 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा, वेट ऑफ 2 ऑक्सीजन एटम मस्ट बी 32। यह यदि 12 AMU लेते तो यह 32 AMU होता। 12 AMU यदि कार्बन लेते, इट्स रेशियो एंड प्रपोर्शन। जो रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं वह हमेशा प्रोपोर्शनेटली करते हैं। 1.2 ग्राम 3.2 ग्राम से, तो 12 ग्राम 32 ग्राम से, तो 12 AMU 32 AMU से। इसका मतलब वेट ऑफ 2 ऑक्सीजन एटम इज 32 AMU। इसका मतलब वेट ऑफ ऑक्सीजन इज 16 AMU। नो इट्स अ सिंपलेस्ट डिटर्मिनेशन। जो मैंने अभी बताया है, ये तो एक सिंपल तरीके से हमने डिटरमाइन करने का तरीका बताया। फिजिकल केमिस्ट्री में हम कई सारे कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स करने वाले हैं, जिसमें इसी तरह से एटॉमिक वेट डिटर्मिनेशन कई जगह पर आएगा। एक बात बिल्कुल साफ है, एटॉमिक वेट किसी एटम के रेफरेंस में डिटरमाइन करने के लिए रेफरेंस के साथ में रिएक्ट करवाना जरूरी है, कंपाउंड बनाना जरूरी है। ये रिएक्टिविटी कंट्रोल तरीके से, अवेलेबिलिटी अच्छी हो, और कार्बन के यदि आइसोटोप्स होते तो हम आइसोटोप्स में ही घूम जाते कि फिर इस कार्बन को क्या करें। 12 ग्राम कार्बन यदि लेंगे तो उसमें सारे C12 नहीं होंगे, सारे 12 एटॉमिक मास यूनिट वाले नहीं होंगे, कुछ और भी हो सकते। लेकिन यदि वो सेपरेट हो सके तो सारे 12 एटॉमिक मास यूनिट वाले कार्बन लिए जा सकते। इस तरह से
कार्बन को रेफरेंस बनाया गया। कार्बन को रेफरेंस बनाकर हमने एटम को वे करने के लिए एक यूनिट डिफाइन कर दिया, एक यूनिट असाइन कर दिया, एटॉमिक मास यूनिट, और वेट ऑफ कार्बन एटम यह हो गया। फिर कार्बन के रेस्पेक्ट में हमने अलग अलग एलिमेंट का, अलग अलग एटम्स का वेट निकाल दिया। हाइड्रोजन एटम का वेट आया नियरली 1 AMU, एग्जैक्टली 1.008 AMU, लेकिन नियरली 1 AMU हम क्या लेंगे। कार्बन का वही 12 AMU, नाइट्रोजन का 14 AMU, ऑक्सीजन का 16 AMU, सोडियम का 23 AMU, कैल्शियम का 40 AMU, आयरन का 56 AMU। इस तरह से जब हम कहते हैं द एटॉमिक वेट ऑफ नाइट्रोजन इज 14 AMU, एक नाइट्रोजन का एटम का वजन 14 AMU है, तो इसका मतलब है द वेट ऑफ नाइट्रोजन एटम इज 14 टाइम्स 1 AMU, और इट्स 14 टाइम्स 1/12th पार्ट ऑफ द कार्बन एटम। जब हम कहते हैं द वेट ऑफ ऑक्सीजन इज 16 AMU, इसका मतलब है एक ऑक्सीजन का जो वजन है वह कार्बन एटम का जो 12वां भाग है उसके 16 गुना है। इट्स 16 टाइम्स 1/12th वेट ऑफ द कार्बन एटम। जब हम कहते हैं कैल्शियम का 40 AMU एटॉमिक मास है, 40 AMU है, इट मींस इट्स 40 टाइम्स द वेट ऑफ 1/12th पार्ट ऑफ कार्बन एटम। नाउ इस तरह से पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट हैं, जितने भी एटम हमें पता हैं, उन सभी एटम का वेट AMU में हमने डिटरमाइन करा है और इस तरह से लिख दिया है। ग्राम एटॉमिक वेट, नेक्स्ट कंसेप्ट ग्राम एटॉमिक वेट। हाँ जी, by this method, how will we find the relative atomic mass of the inert gases? इनडायरेक्टली कार्बन से ऑक्सीजन का पता कर लिया, और ऑक्सीजन के गैस के साथ कुछ इनर्ट गैस कंपाउंड बनाती है, जैसे ज़ीनॉन XeO4। इस तरह से इनडायरेक्टली फिर पता करते हैं। जिनके डायरेक्ट कंपाउंड नहीं बन रहे हैं उनके इनडायरेक्टली। और भी कई सारे मेथड्स मैं आपको बताने वाला हूं। इनर्ट गैसेस के एटॉमिक वेट तो इनफैक्ट आगे हम कई सारे प्रोसेस डिस्कस करेंगे जिसमें रिएक्ट भी नहीं कराना पड़ता है, बिना रिएक्ट कराए डिटरमाइन कर लेते। बट डेफिनेटली यदि किसी एटम का कार्बन के साथ कंपाउंड नहीं है तो इसका यह मतलब तो नहीं है कि कार्बन को स्टैंडर्ड से हटा दो, कुछ और स्टैंडर्ड बताओ। अरे बाकी किसी भी एलिमेंट से तो बेहतर है कार्बन। चलिए मैंने माना हीलियम से रिएक्ट नहीं करता है कार्बन, तो क्या करें, कार्बन को बाहर करें? क्या कार्बन को स्टैंडर्ड से हटा दें? हटा दूंगा यदि आप उससे बेहतर एलिमेंट बता दोगे। आप कार्बन से बेहतर एलिमेंट बता दो, आप वह एलिमेंट बता दो जो सबसे रिएक्ट करता है, तो उसको स्टैंडर्ड बना दिया जाएगा। ऐसा नहीं, कार्बन से बेहतर कोई आपको मिलेगा नहीं, कार्बन ही सबसे बेहतर है। 108 एलिमेंट है, कोई सा भी एक एलिमेंट लेते हैं तो 107 के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। यदि 80 के साथ भी रिएक्ट कर ले तो बहुत अच्छी बात है, बाकी के हम इनडायरेक्टली पता कर लेंगे। इस तरीके से हमने कार्बन को असाइन करा है। आपके सवाल से यह कभी जाहिर नहीं होता है कि हम कार्बन को स्टैंडर्ड से हटा दें। ठीक है भाई, इनडायरेक्टली पता करेंगे, किसी भी तरह से पता करेंगे, लेकिन कर लेंगे। हाँ, अगर इनर्ट गैस का मास कैसे निकालेंगे? वो तो किसी का रिएक्ट नहीं करता
अरे मैं तरीके बताऊंगा, अभी तो खूब सारे तरीके बताने हैं मैंने, अभी तो आज ही अभी 1 घंटा हुआ है यार। मैं फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाते हुए कम से कम 10 मेथड बताऊंगा इनर्ट गैस के भी मॉलिक्यूलर वेट और एटॉमिक वेट डिटरमाइन करने के, कम से कम 10 मेथड नोट करना। ग्राम एटॉमिक वेट, ग्राम एटॉमिक वेट, दिस इज एटॉमिक वेट एक्सप्रेस्ड इन एएमयू। एएमयू शब्द को हटाओ, उसकी जगह पर ग्राम लगाओ। 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, that is said to be 1 gram एटम ऑफ हाइड्रोजन। ये जो एएमयू है इसे हटाओ और सिर्फ ग्राम लिख दो। जैसे द एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन इज 12 एएमयू, कार्बन का एटॉमिक वेट 12 एएमयू है, तो एएमयू हटा दीजिए, 12 ग्राम ऑफ कार्बन। नाउ दिस इज सेड टू बी 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन। इसे हम कहेंगे 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन। मैं ग्राम एटॉमिक वेट एक नया कंसेप्ट डिफाइन कर रहा हूं, एक ग्राम एटॉमिक वेट। जैसे नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट है 14 एएमयू, तो इस एएमयू शब्द को हटा दो और उसकी जगह ग्राम्स लगा दो। 14 grams of nitrogen. This is said to be 1 gram atom of nitrogen. हाँ जी, 1 ग्राम कैसे होगा? मैं ग्राम एटॉमिक वेट अभी डिफाइन कर रहा हूं, अभी मैं क्या होगा कैसे होगा वो नहीं बता रहा हूं। मैं सिंपल सी बात कह रहा हूं कि 1 ग्राम एटम किसे कहते हैं। 1 ग्राम एटम का सिंपल सा मतलब है जो भी कुछ एटम है उसका जो भी कुछ एटॉमिक वेट है, उस एटॉमिक वेट में एएमयू शब्द हटा दो और ग्राम लगा दो, बस। कैसे होगा वाली बात ही नहीं है, मैंने कर दिया इसलिए होगा अभी तो। हाँ, वही मैं डिफाइन कर रहा हूं, इसको हम कहते हैं 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन। सिंपल सी बात है, मैंने इसको कहा 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन। जो 1 एएमयू है इसमें एएमयू हटाओ और 1 ग्राम लिख दो। हाँ, उसको 1 ग्राम एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन बोल दो। इट्स अ शॉर्ट फॉर्म, सिंपल सा शॉर्ट फॉर्म करा है मैंने, कोई उसमें फर्क नहीं पड़ेगा। आप उसको 1 ग्राम एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन बोल सकते हो। अभी मैं ऐसे कई सारे शॉर्ट फॉर्म करने वाला हूं। ग्राम एटॉमिक वेट जब होना 1 ग्राम एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन। जब हम एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन 16 बोल रहे हैं, 16 एएमयू, यह एक एटम का मास, एक ऑक्सीजन के एटम का मास 16 एएमयू। अब मैं क्या करता हूं, यदि 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन लेते हैं, हमारे चारों तरफ ऑक्सीजन है, प्योर ऑक्सीजन ली जाए, 16 ग्राम प्योर ऑक्सीजन ली जाए, तो 16 ग्राम प्योर ऑक्सीजन को मैं कहूंगा 1 ग्राम एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन। शॉर्ट फॉर्म में 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन। 23 एएमयू, दिस इज द वेट ऑफ सोडियम एटम। यदि मैंने 23 ग्राम प्योर सोडियम एटम लिया, प्योर सोडियम एलिमेंट लिया, यदि 23 ग्राम सोडियम का एटॉमिक वेट 23 एएमयू है, ऐसी स्थिति में यदि 23 ग्राम प्योर सोडियम मेटल यदि मैं लेता हूं, तो 23 ग्राम प्योर सोडियम मेटल को मैं कहूंगा 1 ग्राम एटॉमिक वेट ऑफ सोडियम, और सिंपली 1 ग्राम एटम ऑफ सोडियम। यदि मैंने 40 ग्राम प्योर कैल्शियम एलिमेंट के लिए, तो 40 ग्राम प्योर कैल्शियम एलिमेंट को मैं कहूंगा 1 ग्राम एटॉमिक वेट ऑफ कैल्शियम।
एटॉमिक वेट ऑफ Fe is 56 AMU, मतलब 56 ग्राम एक लोहे का टुकड़ा यदि लिया जाए, प्योर लोहे का, प्योर आयन का 56 ग्राम का एक वजन लिया जाए, तो उस वजन को मैं कहूंगा 1 ग्राम एटॉमिक वेट ऑफ Fe। मैंने इस तरह से ग्राम एटॉमिक वेट डिफाइन करा। Now, for any element, if atomic mass is A AMU, कोई से भी एलिमेंट के लिए यदि एटॉमिक मास AMU होता है, AMU, A एटॉमिक मास यूनिट, A इज अ न्यूमेरिक हियर, A कुछ न्यूमेरिक है, जैसे सोडियम के नाइट्रोजन के लिए 14, ऑक्सीजन के लिए 16, सोडियम के लिए 23, ऐसा कोई न्यूमेरिक है। वी यूज टू से दैट 1 ग्राम एटम of the same element would be always equal to A grams of the element, or A grams is equal to 1 gram atom, or 1 gram atomic weight, to be very specific। बिल्कुल स्पेसिफिकली बोलो तो A ग्राम्स को मैं कहूंगा 1 ग्राम एटॉमिक वेट, और थोड़ा शॉर्ट करके सिंपली 1 ग्राम एटम कहूंगा। यदि एलिमेंट का 1 ग्राम लिया जाए, यदि A ग्राम इट्स इक्वल टू 1 ग्राम एटम, then by basic unitary method we can always say 1 gram of the same element would be equal to 1 by A gram atomic weight, or simply 1 by A gram atoms। जैसा मैंने डेफिनेशन ग्राम एटॉमिक वेट की दी है उस तरीके से मैं कह रहा हूं। मैंने डेफिनेशन दी है, इस समय मेरी मर्जी है कि मैं किस तरह से क्या डिफाइन कर रहा हूं। मैंने ग्राम एटॉमिक वेट को कुछ इस तरह से डिफाइन करा। यदि कोई सा भी एलिमेंट उसका एटॉमिक मास A है, तो मैं 1 ग्राम एटम हमेशा कहूंगा यदि A ग्राम सब्सटेंस लिए। A ग्राम सब्सटेंस को मैं 1 ग्राम एटॉमिक वेट कह रहा हूं या फिर सिंपली 1 ग्राम एटम कह रहा हूं। मतलब 1 ग्राम यदि उस एलिमेंट का लेते हैं तो 1 by A ग्राम एटॉमिक वेट और 1 by A ग्राम एटम्स। इफ वी टेक W grams of that substance, then that W gram of substance would be equal to W by A gram atomic weight, or W by A gram atoms। And hence number of gram atomic weight, or simply number of gram atoms, it's always equal to W by A, where W is weight in grams. I should mention this thing. Where A is the atomic mass, कोई सा भी एलिमेंट है,
ग्राम्स यदि उस एलिमेंट के लिए जाए तो उस W ग्राम एलिमेंट में नंबर ऑफ ग्राम एटम्स और नंबर ऑफ ग्राम एटॉमिक वेट वुड बी W/A। फॉर एग्जाम्पल, ऑक्सीजन का वेट है 16, द एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन इज 16। इट मीन्स 60 grams of oxygen is equal to 1 gram atom. 32 grams of oxygen is equal to 2 gram atom. 16 grams of oxygen is equal to half gram atom. 32 grams of oxygen means 32 by 16, 2 gram atom हो गया। और यदि 8 ग्राम ऑक्सीजन लेता हूं, 8 ग्राम ऑक्सीजन गैस, तो 8 ग्राम ऑक्सीजन गैस अपॉन इट्स एटॉमिक वेट 16, दैट इज हाफ ग्राम एटम। इफ आई टेक 2 grams of oxygen, then that 2 grams of oxygen means 2 by 16, 1/8 gram atoms of oxygen. जरा सोचिए, मैंने प्योर ऑक्सीजन गैस ली 48 ग्राम्स, प्योर ओजोन गैस ली 48 ग्राम्स। ऑक्सीजन में भी सिर्फ ऑक्सीजन गैस यदि मैं लूं तो उसमें सिर्फ ऑक्सीजन के ही एटम्स होते हैं, और यदि मैं ओजोन गैस भी लूं तो उसमें भी प्योर ऑक्सीजन के एटम होते हैं। 48 ग्राम्स ऑक्सीजन गैस में कितने ग्राम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन होंगे? 48 by 16, 3 ग्राम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। 48 ग्राम्स ओजोन यदि मैं लेता हूं, 48 ग्राम्स ओजोन यदि मैं लेता हूं तो उसमें कितने ग्राम एटम्स ऑक्सीजन के होंगे? 48 by 16, वंस अगेन 3 ग्राम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। इससे कोई मतलब नहीं कि वह ऑक्सीजन ओजोन में है या वह ऑक्सीजन गैस में है। ऑक्सीजन गैस इज O2 एंड ओजोन गैस इज O3। इससे कोई मतलब नहीं होता कि वो O2 है या O3। प्योर ऑक्सीजन है, प्योर ऑक्सीजन के 48 ग्राम है ऑक्सीजन गैस में, और प्योर ऑक्सीजन के 48 ग्राम है ओजोन गैस में। तो ग्राम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन जो होंगे 48 by 16 उसमें भी और 48 by 16 इसमें भी। 48 ग्राम चाहे ऑक्सीजन हो, 48 ग्राम चाहे ओजोन हो, दोनों में नंबर ऑफ ग्राम एटम्स वुड बी इक्वल एंड दैट इज इक्वल टू 3 ग्राम एटम्स। अब my next article is Avogadro's hypothesis or number of gram atoms.